हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अंग्रेजों की भारत विजय का पार्ट 2 देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बंगाल पर जो है अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। बक्सर बक्सर का जो युद्ध था वो निर्णायक साबित हुआ। इसके बाद बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया जाता है। द्वैत शासन ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय का अधिकार जो है कंपनी के पास था। वहीं पर जो आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और समस्त प्रशासनिक दायित्व जो थे वो जो नवाब होते थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया। इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी। शुरुआत में अंग्रेज डायरेक्ट शासन इसलिए नहीं करना चाहते थे, उनको इस बात का भय था कि जो जनता है वो विद्रोह कर देगी और हो सकता है कि ये कदम जो है ज्यादा महंगा पड़े। मगर 1772 में ये जो व्यवस्था थी, वॉरेन हेस्टिंग ने, जो कि जब बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब उसने लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित की गई जो द्वैत प्रणाली थी इसको पूरी तरह से विफल मानते हुए जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया और शासन का जो है प्रारंभ करना डायरेक्ट रूप से शुरू किया। और इस समय जो मुगल का जो छद्म मुगल संप्रभुता का नकाब था वो पूरी तरह से उतार कर फेंक दिया गया। हम लोग समझते हैं कुछ और विरोध हुए। मैसूर, तो मैसूर जो था, मैसूर विजयनगर के पतन के बाद जो मैसूर है वाडियार वंश का शासन हुआ करता था। यहाँ पर हैदर अली नाम का एक सामान्य जो सिपाही था जो कि प्रगति करता हुआ धीरे धीरे डिंडीगुल का फौजदार बनता है 1755 में। और फ्रांसीसियों की मदद से इसने एक आधुनिक शस्त्रागार का एक स्थापना की। 1761 में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक बनता है और 1776 में वो स्वयं को राजा घोषित करता है। हैदर अली के साथ अंग्रेजों के कुल मिला के जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे वो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। इसमें जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वहां पर जो भारतीय शक्तियों में जो हैदर अली एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने कि अंग्रेजों को पराजित किया था। ये युद्ध जो है ये 1767 से लेके 69 के बीच तक का चला और इसमें मैसूर के साथ साथ निजाम हैदर अली की ओर से जो है आया। हालांकि इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुए, मगर बाद में जो निजाम था वो हैदर अली के साथ आया और अंग्रेजों की यहाँ पर हार हुई। इसमें मद्रास की संधि करनी पड़ी अंग्रेजों को और बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो कि अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ। यहाँ पर मराठों पर जो है आक्रमण, यहाँ पर जो अंग्रेज थे उन्होंने जो संधि थी उसका उल्लंघन किया था। इसके विरुद्ध ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यहाँ इस समय जो निजाम और मराठा थे जिन्होंने पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का साथ दिया था, अब वो उसके साथ नहीं थे, मगर हैदर अली पूरी तरह से जो है इसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1781 में पोर्टा नोवा के युद्ध में हैदर अली की हार होती है, मगर उससे अंग्रेजों को कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसके बाद 1782 में हैदर अली इस सदमे को झेल नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली के बाद शासक बनता है। ये बहुत ही दूरदर्शी शासकों में से माना जाता है। इसको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ आदि भाषाएं जानता था। इसके अलावा उसने नई मुद्राएं चलाई, नमाब तौल की इकाई और नवीन कैलेंडर जो है शक संवत का उसको उसने जारी किया। इसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर सजाया, एक नौसेना खड़ी की। इसने हैदर अली के विपरीत बादशाह की उपाधि धारण की, अपने नाम पर सिक्के भी चलवाए। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जेकोबिन क्लब की सदस्यता ली। इसने बहुत सारे आधुनिक जो है उद्योगों की स्थापना की और ये सब विदेशी राजाओं के साथ मैत्री संबंध इसने स्थापित किए।
हालांकि अपने धर्म में ये रूढ़िवादी था, मगर इसने सहिष्णुता की नीति का जो है पालन किया और टीपू ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की। ये टीपू सुल्तान के बारे में अलग से जानकारी थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है कर्नल कॉर्नवालिस ने टीपू को 1792 में संधि के लिए मजबूर किया और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 4 मई 1799 में अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अब मैसूर का युद्ध समाप्त होता है और आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। यहाँ पर अलग अलग समय पर जो अंग्रेजों की सेनाएं थी वो वहां पर विजेत होती है और धीरे धीरे अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पर स्थापित होती है। इसमें कई सारी संधियां होती हैं, जिसमें पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि, बसीन की संधि सम्मिलित है और इसमें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की, जिसमें जो कि मराठों को उनके प्रभुत्व पर एक चोट सी महसूस हुई। पिंडारी एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी, पिंडारी जो थे वो मराठा सेना के अवैतनिक सैनिक हुआ करते थे, जो कि अपनी सेवाएं लूटमार जो है करने वाले ठगों के रूप में जाने जाते थे। इनकी जो नियुक्ति थी बाजीराव प्रथम ने की थी और युद्ध के समय ये इनके साथ जो है लड़ाई करते थे और इसके बाद लूट की जो रकम होती थी उसको बांटा जाता था। तो इस प्रकार से अंततः जो है पूना की संधि होती है और पेशवा जो पद है उसका अंत हो जाता है। इस संधि के अनुसार 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है और बाजीराव द्वितीय को कंपनी का पेंशनर बनाकर बिठूर भेज दिया जाता है। इसके बाद आंग्ल सिख युद्ध होता है। आंग्ल सिख युद्ध जो संघर्ष है वो 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और जो सिखों का क्षेत्र है उसके ऊपर अंग्रेज धीरे धीरे अपना अधिकार करना शुरू कर देते हैं। इसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में 1846 में भैरोवाल की संधि होती है और द्वितीय में जो है जो गुजरात का युद्ध, जो रामनगर का युद्ध है, इसमें पूरी तरह से पंजाब का जो क्षेत्र था उसको अंग्रेजी सत्ता ने अपने अधिकार में मिला लिया। 1849 में महाराजा दिलीप सिंह जो हुआ करते थे उनको 5 लाख के वार्षिक पेंशन दी गई और उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अपने साथ ही कोहिनूर हीरा ले गए जिसको कि ब्रिटिश के राज मुकुट में लगा दिया गया। इसके अलावा कुछ अन्य युद्ध होते हैं जिसमें कि आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध और आंग्ल अफगान युद्ध भी सम्मिलित हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध में सुगौली की संधि होती है, आंग्ल बर्मा युद्ध में यानबू की संधि होती है और आंग्ल अफगान युद्ध में, जो कि बाद में स्थितियां काफी खराब हो जाती हैं, नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं अंग्रेजों के, तो इसको एक बफर स्टेट बना दिया जाता है, फिर इसके ऊपर कब्जा नहीं किया जाता। और बर्मा है, बर्मा को साम्राज्य में मिला लिया जाता है यानबू की संधि के अंतर्गत और 1885 में बर्मा भारत का हिस्सा बन जाता है, जो कि बाद में उसको जो है अलग किया जाता है, भारत को, बर्मा को भारत से अलग किया जाता है।